हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू। मैं अब अभी आपको व्यक्तित्व की जो थ्योरी है, व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में व्यक्तित्व के अर्थ परिभाषा और व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई थी और मैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको टाइप थ्योरी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा व्यक्तित्व की शील गुण सिद्धांत। ठीक है, तो शील गुण क्या होते हैं? तो शील गुण का मतलब जो व्यक्ति के गुणों के आधार पर पर्सनालिटी के बारे में चर्चा की जाती है, यानी व्यक्तित्व के गुण, यानी आपके व्यक्तित्व में जो गुण पाए जाते हैं, आपके व्यवहार में जो गुण दिखाई देते हैं, उन गुणों के आधार पर पर्सनालिटी को तो शील गुण सिद्धांत। तो शील गुण सिद्धांत क्वेश्चन पूछा था, किसने दिया? तो शील गुण सिद्धांत देने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे आल्पोर्ट और दूसरे थे कैटल। ठीक है, तो एक थे आल्पोर्ट, दूसरे थे कैटल। ठीक है, तो आल्पोर्ट ने क्या बताया और कैटल ने क्या बताया? ठीक है, तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं आल्पोर्ट। तो आल्पोर्ट ने एक परिभाषा दी थी कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो अपने पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन निर्धारित करता है। ठीक है, बाद में अनूठा समायोजन के स्थान पर उन्होंने विशिष्ट व्यवहार और विशिष्ट विचार की चर्चा की, है ना। मैंने ये पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो ये आल्पोर्ट महोदय थे। अगर शील गुण सिद्धांत तो आल्पोर्ट और कैटल, है ना। ऑप्शन में आल्पोर्ट और कैटल दोनों आते हैं, तो आप दोनों को टिक करेंगे, है ना। ठीक है, या तो एक आएगा, तो या तो आल्पोर्ट होगा या कैटल होगा। ठीक है, तो आल्पोर्ट होगा या कैटल होगा, दो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दोनों साथ नहीं आएंगे। अगर दोनों आएंगे तो ए बी करके आएंगे, है ना। दोनों साथ आएंगे तो आल्पोर्ट की दोनों, इसमें पेयर थ्योरी में इसे पेयर थ्योरी भी कहते हैं, आल्पोर्ट दोनों में आएंगे। ठीक है, अब आल्पोर्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैटल को काट देते हैं, अब कैटल की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, है ना। शील गुणों को विभक्त किया तो आल्पोर्ट ने, ठीक, किसने? आल्पोर्ट ने क्या किया? शील गुणों को विभक्त किया। तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार के शील गुण होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सामान्य शील गुण और दूसरे होते हैं व्यक्तिगत शील गुण। तो ये सामान्य शील गुण क्या होते हैं? समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति होगा सभी में शील गुण पाए जाते हैं, गुण जरूर पाए जाते हैं हर व्यक्ति में। तो समाज के अधिकांश व्यक्तियों में जो गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग सामान्य शील गुण कहते हैं। अब अगला है व्यक्तिगत शील गुण। तो व्यक्तिगत शील गुण क्या है? तो व्यक्तिगत शील गुण बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं, है ना, सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते। अब जिनमें पाए जाते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, गौण प्रवृत्ति। यानी व्यक्तिगत शील गुणों को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यक्तिगत शील गुणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यक्तिगत शील गुणों को, है ना, आल्पोर्ट ने तीन भागों में बांटा था, प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। ठीक है, तो प्रमुख प्रवृत्ति क्या होती है? तो प्रमुख प्रवृत्ति का मतलब ये गुण छिपते नहीं है, हर व्यक्ति के व्यवहार में दिख जाते हैं। जैसे उदाहरण के तो प्रमुख प्रवृत्ति में आपने देखा हुआ गांधी जी, जब भी गांधी जी का नाम आता है तो सत्य अहिंसा की बात होती है। सत्य अहिंसा उनके व्यवहार में, है ना, परिलक्षित होने वाले ये प्रमुख प्रवृत्ति के गुण हैं। तानाशाही, हिटलर में और नेपोलियन में तानाशाही या अधिनायकवाद चर्चा होती है। जैसे तानाशाही की चर्चा होती है तुरंत नाम, है ना, हिटलर का आता है। ठीक है, अब आते हैं हम, यानी इस प्रकार प्रमुख प्रवृत्ति में हम लोग देखें तो प्रमुख प्रवृत्ति के जो गुण होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार में छिपते नहीं है, दिखाई देते हैं। तो गांधी जी की पर्सनालिटी में सत्य अहिंसा दिखते थे, और हिटलर की और नेपोलियन की पर्सनालिटी में तानाशाही या अधिनायकवाद दिखता था, है ना। वो, है ना, डिक्टेटरशिप भी दिखती थी, है ना। अब अगला है दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति गुण। तो अब केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण कितने होते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति गुणों की संख्या इन्होंने कितनी बताई? 5 से 10 के बीच में हो सकती है। अब 5 से 10 के बीच में होती है और मानव व्यवहार में ये दिखाई देते हैं अधिकांश व्यक्तियों के, है ना, अधिकांश व्यक्तियों के व्यवहार में गुण दिखाई देते हैं। और वास्तव में अगर आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के रचना कौन करता है? तो व्यक्तित्व 5 से 10 गुण, यही केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण। क्वेश्चन है कौन से गुण व्यक्तित्व की रचना करते हैं? तो वास्तव में आल्पोर्ट के अनुसार जो केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण होते हैं, यही गुण, है ना, यही गुण वास्तव में व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले कौन सा है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, यही है। और जैसे आत्मविश्वास, सामाजिकता, उत्साह, व्यवहार कुशलता, ये सब क्या है? यही कहलाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण। यानी कि व्यक्ति के पर्सनालिटी को, है ना, दिखाई देने वाले 5 से 10 गुण होते हैं और इन्हीं को केंद्रीय प्रवृत्ति गुण कहते हैं। यही वास्तव में
व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। अब तीसरा है गौण प्रवृत्ति। तो गौण प्रवृत्ति ये कम महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, इनसे व्यक्तित्व की व्याख्या संभव नहीं होती है ना। तो अब यानी कि 3 गुण बताए, है ना, व्यक्तित्व की व्याख्या संभव नहीं गौण प्रवृत्ति का, जैसे कि व्यक्ति का फैशन है, कपड़ा है ना, ये सब गौण प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनसे व्यक्तित्व की व्यवहार की हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के जो गुण है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण यही व्यक्तित्व की वास्तव में व्याख्या करते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर पॉइंट हुआ। अब यहाँ देखिए, सिद्धांत के अनुसार कोई भी शील गुण कभी किसी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए वो गुण गौण प्रवृत्ति का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आप देखो कि भाई जो कोई गुण यानी गौण प्रवृत्ति में और भी जो गुण आते हैं, जो मतलब इसके आधार पर हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति में सामाजिकता होती है, ठीक है ना, तो और एकाकीपन, है ना, तो जरूरी नहीं भाई जिसमें सामाजिकता ज्यादा होगी तो उसमें एकाकीपन नहीं होगा, है ना। यानी कि जिस व्यक्ति में अगर सामाजिकता होगी, है ना, तो वो सामाजिकता होगी का गुण पाया जाएगा, तो उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का गुण कहा जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, गौण प्रवृत्ति गुण में क्या होगा, वो एकांत प्रिय नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और कोई व्यक्ति एकांत प्रिय होगा तो उसमें सामाजिकता नहीं होगी, है ना। तो यानी यही इस सिद्धांत के अनुसार कहना ये है कि कोई भी गुण जो भाई, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई जो गुण हैं, गुणों के आधार पर पर्सनालिटी की व्याख्या की, तो इन्होंने यही चीज बताई कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो गुण होते हैं वही व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं। गौण प्रवृत्ति के गुण है ना, वो व्यक्तित्व की व्याख्या करने में सफल नहीं है। व्याख्या के आधार पर हम व्याख्या नहीं कर सकते। व्यक्तित्व की मुख्य भूमिका है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के गुणों की है ना, यही व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं। अब इन्होंने कहा, अल्पोर्ट ने क्या कहा कि व्यक्तित्व कोई शील गुणों का झुंड नहीं है। ये शील गुणों का झुंड नहीं, बहुत सारे गुणों का झुंड नहीं होता है व्यक्तित्व। इनका कहना था कि ये गुणों का समन्वय है, यानी कि बहुत सारे गुण आपस में एडजस्ट होते हैं और उनमें कॉन्स्टेंसी पाई जाती है, संगतता पाई जाती है। और इसी गुणों के जो संगतता पाई जाती है और समन्वय पाया जाता है, और इसी समन्वय और संगतता को कहते हैं अपनापन, प्रोपियम। इन्होंने कहा है, अपनापन शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अपनापन या प्रोपियम शब्द का संबंध किससे है, तो प्रोपियम या अपनापन का संबंध है ना किससे है, आल्पोर्ट से है ना। अपनापन का संबंध किससे है, तो आल्पोर्ट से है। और आल्पोर्ट किससे निकला, प्रोपियम शब्द किससे निकला, लैटिन भाषा के प्रोपियस से निकला है। ठीक है, अब इन्होंने यही बताया कि भाई अपनापन है क्या। अपनापन का मतलब ये है कि शील गुणों का समन्वय और संगतता, शील गुणों का समन्वय और संगतता का जो भाव होता है ना, निहित होते हैं, इसी को अपनापन कहते हैं। ठीक है, यानी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग प्रोपियम इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि प्रोपियम शब्द का जो अपनापन का जो है ना, जो विकास होता है वो किशोर अवस्था में हो जाता है। कब हो जाता है अपनापन का डेवलपमेंट, प्रोपियम शब्द है ना इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि प्रोपियम का विकास कब हो जाता है, प्रोपियम है ना, प्रोपियम शब्द लैटिन भाषा के प्रोपियस से निकला है। और प्रोपियस शब्द का अर्थ अपना, अपनापन। अपनापन का डेवलपमेंट कब हो जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि आल्पोर्ट ने प्रोपियम शब्द का डेवलपमेंट किशोर अवस्था में हो जाता है, यानी कि शैशवावस्था से स्टार्ट होता है और किशोर अवस्था में हो जाता है। और इन्होंने प्रोपियम की कितनी अवस्थाएं बताई, अगर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो प्रोपियम की इन्होंने 7 अवस्थाएं बताई। पहली बताई शारीरिक स्व, दूसरी बताई स्व की पहचान, तीसरी स्वमान, और चौथी बताई स्व विस्तार, और पांचवी बताई इन्होंने स्व प्रतिमा और तार्किक अनुकूलता, छठी और सातवीं उपयुक्त है ना प्रयास। यानी किशोर अवस्था में होता है तो वो कौन सा है, उपयुक्त प्रयास, है ना। और एक और शब्द है कि कार्यात्मक स्वायत्तता। अगर कार्यात्मक स्वायत्तता की बात हो तो उसका संबंध भी आल्पोर्ट से है। अगर पूछा जाता है तो व्यक्ति क्या करता है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कार्यात्मक स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि आल्पोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और व्यक्ति की परिस्थितियां है ना उसे प्रभावित करती है, उसकी पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक परिस्थितियों में है ना व्यक्तित्व का विकास ज्यादा होता है, जबकि नकारात्मक जो परिस्थितियां होती हैं उसमें नकारात्मक शील गुण इफेक्ट डालते हैं। इसलिए व्यक्ति को है ना सकारात्मक माहौल मिले तभी उसकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आल्पोर्ट की चर्चा की है ना। तो इन्होंने हमने आपसे क्वेश्चन बताया कि आपसे पूछा सकता है तो शील गुण सिद्धांत किसने बताया, तो शील गुण सिद्धांत आल्पोर्ट ने और कैटल ने बताया। ठीक है, अब शील गुणों को विभक्त किया, सामान्य शील गुण और
व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं समाज के, व्यक्तिगत शील गुण बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार हैं, प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है कि प्रमुख प्रवृत्ति किसमें दिखाई देती है? गांधी जी के सत्य अहिंसा में, है ना, गांधी जी में है ना सत्य अहिंसा के रूप में, तानाशाही हिटलर और नेपोलियन में। और केंद्रीय प्रवृत्ति गुण यही वास्तव में व्यक्तित्व के निर्धारण है। इनकी संख्या 5 से 10 होती है और ये है ना अधिक मानव व्यवहार के अधिकांश व्यक्तियों में दिखाई देते हैं और ये पर्सनालिटी के निर्धारक होते हैं। और गौण प्रवृत्ति, ये गौण प्रवृत्ति के गुणों के आधार पर हम पर्सनालिटी की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कपड़ा, फैशन भी है ना आपकी गौण प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है ना। और यहाँ पर इस सिद्धांत में ये भी बात कही गई कि हो सकता है कि कोई गुण किसी व्यक्ति के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का गुण हो सकता है और दूसरे के लिए वो गौण प्रवृत्ति का गुण हो सकता है, और किसी के लिए जो गौण प्रवृत्ति का गुण है वो किसी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का गुण भी हो सकता है। यानी पर्सनालिटी की जो व्याख्या होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के गुणों के आधार पर होती है। ठीक है, अब यहाँ चर्चा होती है कि भाई इन्होंने कहा कि जो शील गुण है ना, तो इन्होंने कहा कि भाई व्यक्तित्व कोई शील गुणों का झुंड नहीं है, बल्कि इसमें है ना ये शील गुणों का समन्वय है और संगतता है, कॉन्स्टेंसी है ना। और ये शील गुणों का समन्वय और संगतता को इन्होंने कहा अपनापन, प्रोपियम शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने, है ना। तो यानी कि व्यक्तित्व को इन्होंने अपनापन या प्रोपियम के रूप में है ना बताया, ये उस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, अपनापन। ठीक है, तो अपनापन का संबंध किससे है? आलपोर्ट से है। और आलपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया, प्रोपियम शब्द की उत्पत्ति ये भी पूछा जा सकता है, अगर बहुत टफ पूछा जाए क्वेश्चन, तो प्रोपियस से हुई है। प्रोपियस का मतलब क्या होता है? अपना या ऑन। ठीक है, अब प्रोपियम का विकास कब से कब तक होता है? ठीक है, तो प्रोपियम का विकास शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक होता है। यानी कि शैशवावस्था से स्टार्ट होकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक ये चलता है। और किशोरावस्था में ये पूर्ण तरीके से शील गुणों का डेवलपमेंट हो जाता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और प्रोपियम की कितनी अवस्थाएं अगर पूछा जाए तो प्रोपियम का संबंध है अल्पोर्ट से, 7 अवस्थाएं बताएं। ठीक है, जिसमें किशोरावस्था में लास्ट है उपयुक्त प्रयास, है ना, ये लास्ट अवस्था है, ये भी पूछा जाए। अब कार्यात्मक स्वतंत्रता, कार्यात्मक स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति है ना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और व्यक्ति की जो परिस्थितियां होती हैं उसे प्रभावित करती हैं। यानी कि जो वो परिस्थितियां उसे प्रभावित करती है, जन्मजात शक्तियां नहीं बल्कि परिस्थितियां उसे सिचुएशन प्रभावित करती है। इस तरीके से आपने व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत जो आलपोर्ट की थ्योरी को पढ़ा। अब मिलते हैं आपसे है ना अगले नेक्स्ट वीडियो में।